हेलो गाइस, वेलकम बैक। माई सेल्फ एस के अग्रवाल। और आज अपन बात करेंगे लिपिड का जो नेक्स्ट पार्ट है, खासतौर से जो फिफ्थ पार्ट है उसके बारे में आज अपन डिस्कस करेंगे। और ये जो लेक्चरर है, खासतौर से जो भी लाइफ साइंस ब्रांच से CSIR नेट के प्रिपरेशन कर रहा हो या फिर अपन कहें स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट के प्रिपरेशन कर रहा हो, इंडिया के किसी भी आप स्टेट से हो, सभी के अंदर सेट और नेट का जो लाइफ साइंस का सिलेबस है वो क्या रहता है, अपना सेम रहता है। ठीक है, किसी प्रकार के डाउट है तो आप क्लियर कीजिए पहले कि आप साइंस के हैं तो आपको CSIR की नेट एग्जाम देनी पड़ती है। कई स्टूडेंट पूछते हैं कि सर हम बॉटनी जूलॉजी से हैं, UGC नेट का फॉर्म निकला हुआ है, हमें उसमें सब्जेक्ट नहीं मिल रही। अरे भाई, पहले तो ये क्लियर कीजिए कि आप साइंस के हो तो आपको नेट कौन सी एग्जाम देनी है। तो नेट आपको CSIR देनी है। UGC में नहीं मिलेगी आपको सब्जेक्ट, क्योंकि UGC में है जो आर्ट्स कॉमर्स उनके लिए है। ठीक है, इसलिए लाइफ साइंस वहां नहीं मिलेगी। लाइफ साइंस जब CSIR नेट का फॉर्म निकलेगा तब मिलेगी। और इसमें अपन पूछते हैं कि जो सेट के फॉर्म निकले हुए हैं मध्य प्रदेश और राजस्थान के अंदर, तो उसमें स्टूडेंट पूछते हैं कि हम बॉटनी जूलॉजी से हैं तो कौन से सब्जेक्ट से करें। तो इसमें आपको लाइफ साइंस है वही फिलअप करना है। ठीक है, तो आज देखो थोड़ी सी हल्की सी वैसे भी थकान है थोड़ी, क्योंकि आज हमने एक जो कालीबंगा सभ्यता है अपने हनुमानगढ़ जिले के अंदर, तो पीलीबंगा से जस्ट पास में ही है, तो वहाँ पर सुबह का आज का दिन का हमारा जो ट्रिप था वहाँ पे था। तो उसका मैंने कम्युनिटी के ऊपर वीडियो डाला भी है, छोटा सा लिंक। तो उसमें काफ़ी ऐसे इंटरेस्टिंग चीज़ें थी, इसलिए काफ़ी ज़्यादा जो है वो थकान वाली कंडीशन सी है। लेकिन फिर भी आप लोग इतनी, मतलब ये कहें अपन, आप लोग इतने अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप काफ़ी वीडियो का वेट करते हो, इसलिए मैंने फिर भी आपके लिए एक वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अपन बात कर रहे थे लिपिड की। लिपिड का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो अपना आ जाएगा ग्लाइकोस्फिंगोलिपिड्स, या फिर अपन कहें ग्लाइकोलिपिड्स। देखो, ग्लाइकोलिपिड्स के नाम से भी है कि ग्लाइकोलिपिड है, इसका मतलब ऐसे कोई भी लिपिड्स जिनके साथ में क्या आके जुड़ जाए, कोई भी कार्बोहाइड्रेट या शुगर आकर जुड़ जाए। तो यहां पर प्लस शुगर, तो ये जो लिपिड है उसे क्या कहेंगे, अपन ग्लाइको लिपिड कहेंगे, क्योंकि ग्लाइको मतलब यहाँ पर है ग्लूकोज से लिया गया, मतलब कार्बोहाइड्रेट से लिया गया, कहने का मतलब ये है। और यहाँ पर देखो, इसी का टर्म अपन कहें कि यहाँ पर इसको नाम बोलते हैं अपन ग्लूकोस्फिंगोलिपिड। इसका मतलब अपन ने लास्ट क्लास में पढ़ा था स्फिंगो माइलिन। ये लास्ट क्लास में मैंने आपको बता दिया था, इसके स्ट्रक्चर भी बताए थे मैंने आपको कि स्फिंगो माइलिन जो है वो किन किन चीजों से मिलकर बना होता है। तो स्फिंगो माइलिन की अपन बात करते हैं तो यहां पर एक तो बनता है स्फिंगोसिन, प्लस यहां पर जो स्फिंगो माइलिन के अंदर है ग्लिसरॉल, या फिर कहे जो स्फिंगोसिन है, स्फिंगोसिन के साथ में एक फैटी एसिड जुड़ता है, और इन दोनों के जुड़ने से क्या बनता है, सीरेमाइड। क्या बनता है, सीरेमाइड बनता है। ठीक है, सीरेमाइड के साथ में आकर क्या जुड़ता है, यहां पर कोलिन जुड़ता है, फॉस्फो कोलिन जुड़ता है, फॉस्फो कोलिन। तब उससे क्या बनता है, स्फिंगो माइलिन। ये स्फिंगो माइलिन बनता है। लेकिन अपने को कहां तक पढ़ना है, स्फिंगोलिपिड। स्फिंगोलिपिड का मतलब है सीरेमाइड तक। आपको कहां तक पढ़ना है, सीरेमाइड तक। ये यहां पर आप इसको छोड़ दो। अब ये मैंने आपको बेसिक बताया है कहां से कहां तक, तो यहां अपने को नहीं पढ़ना है। अब देखो, आपके पास में सीरेमाइड है कोई, सीरेमाइड किससे बना हुआ है, स्फिंगोसिन प्लस फैटी एसिड। ठीक है, अब आपके पास क्या है, सीरेमाइड। अगर सीरेमाइड के साथ में कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट हो, शुगर अटैच्ड हो, तो वो कंडीशन अपने को पढ़नी है। उसे ही अपन क्या कहते हैं यहां पर, ग्लाइको स्फिंगोलिपिड। क्योंकि ये तो क्या है, स्फिंगोलिपिड है, किससे बना हुआ है, स्फिंगोसिन प्लस फैटी एसिड इक्वल टू
स्फिंगोलिपिड। स्फिंगोलिपिड हो गया। इसके साथ स्फिंगोलिपिड को यहां पर अपने क्या बोलते हैं, सीरेमाइड। सीरेमाइड के साथ आपने क्या जोड़ दिया, शुगर जोड़ दिया। तो शुगर जोड़ दिया तो यहां पर ये क्या बन गया, इन दोनों को जैसे ही आप जोड़ोगे तो यहां पर क्या बन जाएगा, ग्लाइकोस्फिंगोलिपिड। इसका मतलब ग्लाइकोस्फिंगोलिपिड होता क्या है कि ग्लाइकोस्फिंगोलिपिड है जिसमें सीरेमाइड प्लस कोई भी शुगर आकर जुड़ता है, तो उसे अपन क्या कहते हैं, ग्लाइकोस्फिंगोलिपिड कहते हैं। ये खासतौर से जितने भी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स है उन सब में देखने को मिलता है। दूसरी चीज इनमें अपन देखें कि इसके अंदर ग्लाइकोस्फिंगोलिपिड जो है इसमें फॉस्फेट एब्सेंट होता है, इनमें फॉस्फेट नहीं पाया जाता है, इसमें केवल शुगर पाया जाता है। ठीक है, इनकी अपन देखें शुगर की प्रेजेंस के आधार पर ग्लाइकोस्फिंगोलिपिड निम्न प्रकार के हो सकते हैं, उन्हें डिवाइड कर सकते हैं टाइप्स ऑफ ग्लाइको स्फिंगोलिपिड्स। किस आधार पे आप कर सकते हो इसको डिवाइड, कि इसमें कितने शुगर अगर बाइंड हो रहे हैं उस आधार पर आप इनको जो है वो डिवाइड कर सकते हो। देखो सबसे सिंपलेस्ट प्रकार का अपन देखते हैं पहले सेरेब्रोसाइड। यहां पर आप लगा लो टाइप्स। पहला कौन सा जाएगा, सेरेब्रोसाइड। सेरेब्रोसाइड, देखो सेरेब्रोसाइड में कोई भी जो सीरेमाइड है के साथ सिंगल शुगर प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है, सिंगल शुगर प्रेजेंट होता है, तो उसे अपन क्या कहते हैं, सेरेब्रोसाइड के नाम से जानते हैं। सेरेब्रोसाइड में अपन एग्जांपल देखें, ये जो सिंगल शुगर है इसकी जगह क्या हो सकता है, ग्लूकोज हो सकता है और गैलेक्टोज हो सकता है। अब इसमें अगर अपन देखें कि अगर ग्लूकोज प्रेजेंट हो तो उसे अपन क्या बोलेंगे, तो ग्लूको सेरेब्रोसाइड। किसमें, सीरेमाइड प्लस ग्लूकोज हो, यहां पर लिख सकते हो आप सीरेमाइड प्लस ग्लूकोज। दूसरी चीज अपन देखें, इसका एग्जांपल गैलेक्टो सेरेब्रोसाइड। इसमें इसका नाम से सीधा से है सीरेमाइड प्लस गैलेक्टोज प्लस गैलेक्टोज, तो उसे क्या कहते हैं, गैलेक्टो सेरेब्रोसाइड। देखो इसमें अपन देखें गैलेक्टो सेरेब्रोसाइड जो है गैलेक्टो सेरेब्रोसाइड की अपन बात करें तो ये खासतौर से सेल सरफेस पर प्रेजेंट होता है और खासतौर से सेल टू सेल जो इंटरेक्शन है में भी यूज आता है, सेल टू सेल इंटरेक्शन में भी यूज आता है और ये मेम्ब्रेन पे कुछ इस प्रकार से प्रेजेंट होते हैं। ये कुछ प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर की तरफ जो है
वो कुछ इस प्रकार से स्ट्रक्चर इनकी ये अपन कह सकते हैं क्या है, ये गैलेक्टोसेरेब्रोसाइट है। दूसरी चीज अपन इसकी एक स्ट्रक्चर बना के देखिए, ठीक है। मैं आपको स्ट्रक्चर ग्लूकोसेरेब्रोसाइडेज की बना देता हूँ, ग्लूकोसेरेब्रोसाइड की। पहले आपको स्ट्रक्चर याद होनी चाहिए सेरेमाइड की। सेरेमाइड की लास्ट क्लास में मैंने बताई भी थी आपको। सिंपल सी स्ट्रक्चर है। पहले अपन बनाते हैं 1 2 3, 3 कार्बन की स्ट्रक्चर। यहां पर आप अपन देखें, या यहां पर आप डायरेक्ट लगा दो CH3 एंड यहां पर आप लगा सकते हो फैटी एसिड जुड़ती है 2 नंबर कार्बन पर 1 2, और यहां पर जो है, यहां पर आपका क्या प्रेजेंट है, OH ग्रुप प्रेजेंट है। ये जो OH ग्रुप होता है यहां पर, ये किसके साथ बॉन्ड बनाएगा, देखो इसमें फॉस्फेट तो एब्सेंट है, ये किसके साथ बॉन्ड बनाएगा यहां पर, ये तो स्ट्रक्चर किसकी हुई, सेरेमाइड की। ये किसकी स्ट्रक्चर, सेरेमाइड की। अब किसके साथ बॉन्ड बनाएगा ये, तो ग्लूकोज के साथ बॉन्ड बनाएगा। तो ग्लूकोज की स्ट्रक्चर यहां पर बना सकते हो आप कुछ इस प्रकार से। पहले मैं देख लेता हूं आपको दिख रहा है क्या, ये नीचे की थोड़ी स्ट्रक्चर आ गई, हाँ दिख जाएगी आपको, ठीक है। यहां पर मैं इससे स्ट्रक्चर बना रहा हूं, तो यहां पर देखो आप, ये ग्लूकोज के स्ट्रक्चर है। यहां पर आप देखो, यहां पर, और यहां पर आ जाएगा CH2OH और ये H। इन दोनों के बीच में क्या बन जाएगा, बॉन्ड बन जाएगा, और यहां से फॉस्फेट निकल जाएगा। तो जब फॉस्फेट यहां पर निकलेगा तो यहां पर ग्लाइकोसाइड की जो लिंकेज है वो बन जाएगा। कुछ इस प्रकार से आप बना सकते हो, इस प्रकार से आप बॉन्ड बना सकते हो। तो ये क्या बन गया, ग्लूकोज जुड़ गया यहां पर, ग्लूकोज। अब ये जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर किसकी है, ग्लूकोसेरेब्रोसाइड की। ये स्ट्रक्चर किसकी है, ग्लूकोसेरेब्रोसाइड की स्ट्रक्चर। ठीक है। अगला सेम स्ट्रक्चर बनाई जाए गैलेक्टोज की। अगर आपको स्ट्रक्चर बनानी है तो यहाँ पर सीधा सा इसको आप इसको ऐसे कर देना, 4 नंबर का एपीमर है, तो यहाँ पर ये ऐसे स्ट्रक्चर बनाओगे तो क्या बन जाएगा, गैलेक्टोज बन जाएगा। ये आप जनरल से स्ट्रक्चर समझाने के लिए मैंने आपके साथ में शेयर की है चीजें। इससे रिलेटेड अपन एक स्पेशल टर्म देखते हैं, ठीक है ना। पहले अपन देखते हैं कि जो सेरेब्रोसाइड है उससे रिलेटेड एक डिजीज देखने को मिलती है। ये डायग्राम आप बना लोगे तब तक। यहां देखो, गाउचर डिजीज, आपको काफी एग्जाम के अंदर और कहीं देखने को मिलेगी आपको गाउचर डिजीज। गाउचर डिजीज पहली बात तो किससे रिलेटेड है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीज। मतलब लाइसोसोम के अंदर कुछ फैटी एसिड्स के मॉलिक्यूल के डिपोजिशन होने से या उनका इकट्ठा होने के कारण से डिजीज होती है, उसे अपन क्या कहते हैं, गाउचर डिजीज कहते हैं। दूसरी चीज, गाउचर डिजीज जो है वो कैसी है, ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज है।
ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। दूसरी चीज, होता क्यों है? तो किसी एंजाइम की डेफिशिएंसी के कारण से होता है। इसमें डेफिशिएंसी ऑफ किसकी कमी से होता है? तो यहां पर अल्फा ग्लूको सेरेब्रोसाइडेज एंजाइम की कमी के कारण से देखने को मिलता है। कमी के कारण, ठीक है। ये जो एंजाइम है वैसे देखा जाए तो कहां पाया जाता है? लाइसोसोम के अंदर पाया जाता है। अगर इस एंजाइम का सिंथेसिस नहीं हो, इस एंजाइम का क्या नहीं हो? सिंथेसिस नहीं हो, तो लाइसोस ये क्या पे काम करता है? अपना हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस करता है। किसका हाइड्रोलाइसिस करता है? ग्लूकोसेरेब्रोसाइड का। सेरेब्रो ग्लूकोसेरी ग्लूकोसेरेब्रोसाइड का क्या करता है? हाइड्रोलाइसिस करता है। कहां पे? लाइसोसोम के अंदर। लेकिन ये एंजाइम अगर एब्सेंट हो तो इसका क्या होगा? हाइड्रोलाइसिस नहीं होगा। हाइड्रोलाइसिस नहीं होगा तो इसकी जो अमाउंट है, ग्लूकोसेरेब्रोसाइड की जो अमाउंट है, वो किसमें बढ़ने लगेगी? लाइसोसोम में बढ़ने लगेगी। लाइसोसोम के अंदर इसकी अमाउंट धीरे धीरे बढ़ने लगेगी, जिसके कारण से जो डिजीज देखने को मिलती है, मतलब जिस ऑर्गन के अंदर जिन सेल्स में ये डिपॉजिट होने लगता है गाउचर डिजीज के अंदर, ग्लूकोसेरेब्रोसाइडेज खासतौर से लिवर जो स्प्लीन वगैरह है उनके अंदर इसका जो डिपोजिशन है वो धीरे धीरे बढ़ने लगता है, इनका फैट्स वगैरह का, और जिसके कारण से वो ऑर्गन खासतौर से जो मैक्रोफेज है, इम्यून सिस्टम है, उनमें इनका डिपोजिशन बढ़ने लगता है, जिसके कारण से वो ऑर्गन है प्रॉपर रूप से वर्क नहीं करता, उसकी इम्यूनिटी धीरे धीरे डाउन होने लगती है, नर्वस सेल्स है प्रॉपर रूप से वर्क नहीं कर पाते हैं, लिवर है प्रॉपर रूप से वर्क नहीं कर पाता है, उसके कारण से डिजीज देखने को मिलती है। उसे अपन क्या कहते हैं? गाउचर डिजीज के नाम से जानते हैं। इसमें मैंने आपको बताया भी, खास तौर से जो अफेक्टेड ऑर्गन है, वो कौन से बताया मैंने आपको? स्प्लेन और लीवर। लीवर, ठीक है ना। खासतौर से इसके अलावा भी अगर अपन देखें तो इसमें मैक्रोफेज जो है खासतौर से उनमें भी देखने को मिलता है मैक्रोफेज। मैक्रोफेज इनमें सब में होता क्या है? इस डिजीज में जो फैटी एसिड के जो सब्सटेंस है, खासतौर से ग्लूकोसेरेब्रोसाइडेज जो है या फिर अपन कहें सीरेमाइड्स है, उनका डिपोजिशन बढ़ने लगता है। एक्यूमुलेशन ऑफ फैटी एसिड सब्सटेंस का एक्यूमुलेशन बढ़ने लगता है, जिसके कारण से जो ऑर्गन है वो प्रॉपर रूप से वर्क नहीं कर पाते हैं। उसी को अपन क्या कहते हैं? गाउचर डिजीज के नाम से जानते हैं। धीरे धीरे गाउचर डिजीज अगर बढ़ती जाती है, तो जो अपन ये कहें कि जो बोन मेरो है उनके अंदर भी ये प्रॉब्लम करता है। बोन मेरो में भी प्रॉब्लम करता है, जिसके कारण से जो बोन है वो प्रॉपर रूप से विकसित नहीं हो पाती है, उनमें जो कैल्शियम का डिपोजिशन है वो नहीं हो पाता है, क्योंकि उनमें फैट का डिपोजिशन होने लगता है, जिसके कारण से जो बोन है वो क्या होने लगती है? वीक होने लगती है। बोन क्या होने लगती है? वीक होने लगती है, जिसके कारण बोन जो है उनमें ज्यादा से ज्यादा संभावना रहती है कि फ्रैक्चर हो सकती है।
इसलिए बोन में फ्रैक्चर बढ़ने की संभावना बढ़ जाती है। किस डिजीज के करेक्टर है, ये सिम्टम्स है, गाउचर डिजीज के सिम्टम्स है। तो ठीक है, गाउचर डिजीज का आपको पूरा जो फंडामेंटल है वो सभी चीजें समझ में आएगी। ये जो क्वेश्चन है वो काफी इंपॉर्टेंट रहता है। कहीं ना कहीं आपको जो सेट की एग्जाम है, नेट के एग्जाम है, उसमें आपको देखने को मिलेगा गाउचर डिजीज से रिलेटेड इंपॉर्टेंट चीजें। लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीज, ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर, डेफिशिएंसी, अल्फा, कई बार बीटा लगा होता है तो आपको अल्फा याद रखना, अल्फा ग्लूकोसेरिब्रोसाइडेज, ठीक है, की कमी से होता है। ये क्या करता है, ग्लूकोसेरिब्रोसाइडेज को हाइड्रोलाइसिस करता है, लेकिन इसकी एब्सेंस के कारण से इसकी मात्रा बढ़ने लगती है किसमें, लाइसोसोम के अंदर, इसलिए इसे क्या कहते हैं, लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीज भी कहते हैं। इससे मैक्सिमम जो अफेक्ट होने वाले ऑर्गन है स्प्लीन एंड लीवर और कुछ इम्यून सिस्टम की जो मैक्रोफेजेस सेल्स हैं उनके। इसके अलावा बोन मेरो है, बोन्स वगैरह है वो वीक पड़ने लगती है और उनमें फ्रैक्चर होने की चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं। ये चीजें था। सेकेंड अपन बात करें, पहला था सेरिब्रोसाइड, सेकेंड टर्म आ जाएगा ग्लोबोसाइड। ग्लोबोसाइड्स, देखो इसमें मैंने आपको बताया सेरिब्रो जो साइड है इसमें क्या बताया, सीरेमाइड प्लस सिंगल सुगर, प्लस सिंगल सुगर। यहां पर सीरेमाइड प्लस 2 से अधिक, 2 और मोर शुगर प्रेजेंट हो तो उसे अपन क्या कहते हैं, ग्लोबोसाइड्स कहते हैं। थर्ड अपन देखें गैंग्लियोसाइड्स, अगला आ जाएगा गैंग्लियोसाइड्स। ये अपन थोड़ा सा इसको रफ कर लेते हैं पहले, थोड़ा सा आपको समझने के लिए आसानी रहेगा। देखो गैंग्लियोसाइड्स में अपन देखें, इसी का अगला पार्ट है, तो पहले तो सीरेमाइड इसमें आएगा ही आएगा, प्लस यहां पर 2 या 2 से अधिक शुगर अपन ने इंक्लूड कर लिए पहले से भी। यहां पर आएंगे ओलिगोसेक्राइड, या फिर अपन कह सकते हैं कॉम्प्लेक्स ऑफ ओलिगोसेक्राइड। कॉम्प्लेक्स प्रकार के जो ओलिगोसेक्राइड हैं वो देखने को मिलते हैं। दूसरी चीज अपन देखें, जो गैंग्लियोसाइड्स है, गैंग्लियोसाइड्स में खासतौर से पाया क्या जाता है, जो ग्लाइकोस्फिंगोलिपिड है, या फिर अपन कह सकते हैं जो स्फिंगोलिपिड है वो प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो यहां पर अपन कह सकते हैं जो ग्लाइको स्फिंगो लिपिड प्लस, इसके साथ में इसमें सियालिक एसिड जुड़ा होता है, सियालिक एसिड जुड़ा होता है। सियालिक एसिड का अपन दूसरा नाम क्या जानते हैं, सियालिक एसिड को एन एसिटाइल न्यूरामिनिक एसिड के नाम से भी जानते हैं। तो ये क्या है, सैलिक एसिड है, सैलिक एसिड। इसका मतलब जो गैंग्लियोसाइड है, गैंग्लियोसाइड किससे बने होते हैं, ग्लाइकोस्फिंगोलिपिड प्लस सैलिक एसिड, और सैलिक एसिड दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, गैंग्लियोसाइड बनाते हैं। ठीक है, अब इसमें अपन देखते हैं ये खासतौर से जो नर्व सेल्स है ये कहां पे पाए जाते हैं। देखो गैंग्लियंस के नाम से अपन वैसे भी समझ गए हैं कि गैंग्लियंस जो है वो खासतौर से नर्व सेल सरफेस में पाए जाते हैं, और खासतौर से जो कंपोजिशन बनाते हैं ये ब्रेन का जो कंपोजिशन है वो बनाते हैं, या फिर अपन कहें सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है उसका बनाते हैं।
उसका क्या बनाता है, कंपोजिशन बनता है। तो खास तौर से ये जो न्यूरॉन्स है, उन सेल्स के जो मेम्ब्रेन्स हैं उनके अंदर पाया जाता है गैंग्लियोसाइट्स। गैंग्लियोसाइट्स में पाया जाता है ग्लाइकोस्फिंगोलिपिड प्लस सैलिक एसिड। सैलिक एसिड का नाम क्या है, एन एसिटाइल न्यूरामिनिक एसिड। ठीक है, इसके अगर अपन टाइप्स देखें, गैंग्लियोसाइट्स के अपन टाइप्स देखें तो इसमें चलो मैं बता देता हूं। टाइप्स, सबसे पहला अपन टाइप्स देखें, पहला आ जाएगा GM1। पहला कौन सा आ जाएगा, GM1 आ जाएगा। गैंग्लियोसाइड जो है ये फर्स्ट है, ठीक है ना, गैंग्लियोसाइड फर्स्ट। इसके गैंग्लियोसाइड फर्स्ट जो है, इसमें अपन देखें कि ये जो फर्स्ट नाम जो है वो किसके आधार पर है, इनके डिस्कवरी के आधार पर नाम है। पहला फर्स्ट है, फिर GM2 है, GM3 है। ये किनके आधार पर है, इनकी डिस्कवरी के आधार पर है। और गैंग्लियोसाइड जो GM होता है, इनमें होता क्या है, देखो मैंने आपको पहले ही बताया है, गैंग्लियोसाइड प्लस एक सैलिक एसिड इसमें देखने को मिलता है। सब में एक सिंगल सैलिक एसिड देखने को मिलता है। प्लस इसमें क्या है, सैलिक एसिड। यहां पर गैंग्लियोसाइड की जगह पे भी लिख सकते हो जो मैंने अभी लिखा है, ग्लाइकोज स्फिंगोलिपिड, लिपिड, ये भी लिख सकते हो आप। तो यहाँ पर ग्लाइकोस्फिंगोलिपिड प्लस एक सिलिक एसिड प्रेजेंट होता है, इनमें सब में सेम होता है। लेकिन मैंने आपको बता दिया नंबर के आधार पे, इनकी आधार पे है कि इनकी डिस्कवरी किस आधार पे, इस प्रकार से 3 टाइप्स में इसमें डिवाइड किया गया है। इसमें अपन पहले देखें कि जो GM1 है, इनके हाइड्रोलाइसिस के लिए जो एंजाइम रेस्पॉन्सिबल है वो कौन सा है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज। जो एंजाइम है वो मेटाबॉलिक हाइड्रोलाइसिस। के लिए बीटा गैलेक्टोसाइडेज जो एंजाइम है वो इसके लिए रेस्पॉन्सिबल है। इसके अलावा अपन देखें, सेकंड जो है वो अपना आ जाएगा GM2। देखो, GM2 से रिलेटेड थोड़ा सा अपन बात करेंगे अब आगे। GM2 किसका टाइप है, गैंग्लियोसाइड का। गैंग्लियोसाइड का टाइप है, कौन सा टाइप है, टाइप सेकंड है। इसमें देखो, इसकी कुछ एक्यूमुलेशन के कारण से कहें अपन, इनके एक्यूमुलेशन से या इनसे रिलेटेड डिजीज, इनसे रिलेटेड जो डिजीज होती है उसे अपन क्या कहते हैं, यहां पर अपन कहें गैंग्लियोसाइडोज के नाम से जानते हैं। गैंग्लियोसाइडोज डिजीज देखने को मिलती है। या फिर गैंग्लियोसाइडोज जो है उसको अपन क्या कह सकते हो आप, सिंड्रोम भी कह सकते हो, या डिसऑर्डर भी कह सकते हो। ठीक है, इसमें देखो ये जो डिजीज है खास तौर से GM2 गैंग्लियोसाइडोज इसे अपन कह सकते हैं, ये कह सकते हो कंप्लीट डिजीज
GM2 से होने वाली डिजीज को अपन क्या बोल सकते हैं, GM2 गैंग्लियोसाइडोज डिजीज। इसमें देखो 3 प्रकार की जो डिजीज है वो शामिल है। कौन सी है? 3 प्रकार की डिजीज जो है वो शामिल है। पहली है AB वेरिएंट, AB वेरिएंट। सेकेंड डिजीज अपन देखें सैंडहॉफ डिजीज। थर्ड डिजीज अपन देखें यहां पर टी-सैक डिजीज। ठीक है, थर्ड कौन सी है? टी-सैक डिजीज के नाम से जानते हैं। देखो अपने खास तौर से कभी हो सकता है आपको इन फ्यूचर पूछा भी जाए कि पहली चीज तो आपको याद रखना GM2 क्या है। गैंग्लियोसाइड का एक टाइप है GM2 जो किससे बना हुआ है, ग्लाइकोस्फिंगोलिपिड प्लस एक सैलिक एसिड से बना हुआ है। GM2 है, यहाँ पर 2 नंबर इसके डिस्कवरी के अकॉर्डिंग है। दूसरी चीज इसके एक्यूमुलेशन होने के कारण से, इसके अधिक डिपोजिशन होने के कारण से होने वाली जो डिजीज हैं उनको अपने इंक्लूड करते हैं GM2 गैंग्लियोसाइडोज डिजीज। इसमें 3 प्रकार के जो करेक्टर्स हैं, 3 प्रकार की जो डिजीज है वो देखने को मिलती है। पहली आती है AB वेरिएंट, सेकेंड आती है सैंडहॉफ डिजीज और थर्ड आती है टी-सैक डिजीज। इसमें अपन बात करते हैं टी-सैक डिजीज की, क्योंकि काफी जो एग्जाम है उन एग्जाम में काफी बार ये पूछा गया है टी-सैक जो डिजीज है वो किससे होने वाली डिजीज है। देखो अपन देखते हैं टी-सैक डिजीज। मोटी मोटी चीजें बताता हूं आपको। सबसे पहले तो ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज है। ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। दूसरी चीज कैसी डिजीज है, तो ये अपन कह सकते हैं अपन लाइसोसोमल स्टोरेज डिसऑर्डर है। इसका मतलब लाइसोसोम का डिसऑर्डर है, इसका मतलब लाइसोसोम में GM का एक्यूमुलेशन बढ़ने लगता है। लाइसोसोम में GM2 का डिपोजिशन। एक्यूमुलेशन क्या होने लगता है, बढ़ने लगता है, इनका डिपोजिशन बढ़ने लगता है। दूसरी चीज अपन देखिए कि ये जो जीन है या फिर अपन कहें टी-सैक जो डिजीज है इसमें डेफिशिएंसी किसकी पाई जाती है, कमी किसकी पाई जाती है? एक तो आप सीधा सीधा तो कह सकते हो GM2 साइडेज एंजाइम की कमी से। ये जो डिजीज है वो देखने को मिलती है। इसके अलावा अपन देखें अगर ये एंजाइम आपको नाम नहीं मिलता है तब आप कौन सा नाम इसमें देखोगे, तब आप इसकी जगह पर आप जो सेकंड नाम है वो आप लिख सकते हो हेक्सोसेमिनिडेज एंजाइम की कमी से ये डिजीज देखने को मिलता है। ठीक है, दूसरी चीज है कि ये जो डिजीज है वो कैसी है,
हेरिडेटेड डिजीज है, इसका मतलब आनुवांशिक डिजीज है। हेरिडेटेड डिसऑर्डर। दूसरी चीज, किसमें म्यूटेशन होने के कारण से होता है? म्यूटेशन, जेनेटिक म्यूटेशन जो होता है वो किस में होता है? तो यहां पर होता है हेक्सो जीन में। हेक्सो जीन में म्यूटेशन होने के कारण से डिसऑर्डर ज्यादा है वो देखता है, क्योंकि जो हेक्सो जीन है वो क्या बनाता है? हेक्सो एमिनिडेज एंजाइम को कोड करता है। अगर इस जीन में म्यूटेशन होता है तो ये कोड नहीं कर पाएगा। ये जो जीन है, ये जीन क्रोमोसोम 15 पर पाया जाता है। कौन से पाया जाता है? क्रोमोसोम 15 पर पाया जाता है। कौन सा? हेक्सो जीन, जिसके कारण से डिजीज होती है टी सैक डिजीज। ठीक है, तो ये जो टी सैक डिजीज है, इससे रिलेटेड छोटी मोटी जो चीजें हैं वो मैंने आपको बताई है। इसमें अपन एक चीज और कह सकते हैं कि जो टी सैक डिजीज है, इसकी जो कैरेक्टर्स हैं वो क्या क्या हैं। इस डिजीज में खास तौर से डेस्ट्रॉय होने लगते हैं। मैंने आपको बताया कि इनमें फैटी एसिड की डिपोजिशन होने के कारण से सबसे पहले जो नर्वस सिस्टम है वो क्या होने लगते हैं? डैमेज होने लगते हैं, क्योंकि गैंग्लियोज कहां पाए जाते हैं? नर्वस सिस्टम पाए जाते हैं। तो यहां पर सबसे ज्यादा जो अफेक्टेड पार्ट है डेस्ट्रॉयड। डेस्ट्रॉयड जो पार्ट है वो कौन से हैं? एक तो ब्रेन सबसे पहले, सेकेंड स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है वो धीरे 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 क्या होने लगते हैं? डेस्ट्रॉयड होने लगते हैं। ये जो कैरेक्टर्स हैं खास तौर से आफ्टर बर्थ अपन बात करें कि 6 महीने से लेकर 3 साल तक है, वहां तक ये जो कैरेक्टर है वो काफी ज्यादा दिखने लगते हैं। और बच्चे का जो प्रॉपर विकास है, माइंड का विकास है, वो नहीं हो पाता है। और ब्रेन में अपन ये कह सकते हैं कि उनके अंदर ब्रेन को जो पैरालिसिस जो कंडीशन है, या फिर इनएक्टिव टाइप का ब्रेन कह सकते हैं, क्योंकि पूरा जो ब्रेन का जो खेल है वो किस पे डिपेंड करता है? वो जो डिपेंड करता है हमेशा नर्वस सिस्टम के ऊपर डिपेंड करता है। नर्वस सिस्टम जो सिग्नलिंग केमिकल सिग्नल जो ट्रांसफर करते हैं उन पे डिपेंड करता है। उनके अकॉर्डिंग ही आपके जो ऑर्गन है वो प्रॉपर रूप से फंक्शन कर पाते हैं। अगर ब्रेन जो है प्रॉपर रूप से नर्वस सिस्टम उनको सिग्नलिंग नहीं दे पाता है, उनके ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाता है, तो ब्रेन और स्पाइनल नर्व है धीरे धीरे डैमेज होने लगते हैं, जिसके कारण से 3 से 5 ईयर के आसपास में बेबी डेथ, बच्चे की क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है। बच्चा है वो सर्वाइव नहीं कर पाता है 3 से 5 साल के बाद में, क्योंकि उससे पहले ही उसका जो नर्वस सिस्टम है या स्पाइनल कॉर्ड है वो धीरे धीरे डिजनरेट हो गया है, डिस्ट्रॉय होने लगा है। क्यों? टी सैक डिसऑर्डर। लाइसोसोम जो है वो प्रॉपर रूप से वर्क नहीं कर पाता है। इसके अंदर फैटी एसिड्स हैं, GM2 है, गैंग्लियोसाइड्स हैं, उनका डिपोजिशन धीरे धीरे बढ़ने लगता है। नर्वस सिस्टम प्रॉपर रूप से अपना वर्क नहीं कर पाता है, केमिकल सिग्नलिंग नहीं भेज पाता है, उसके कारण से टी सैक डिजीज देखने को मिलती है। तो काफी इंपॉर्टेंट जो है वो टी सैक डिजीज है। इसके लिए आज के लिए देखो अपना जो पॉइंट है या आज का अपना जो क्लास है वो यहीं कंप्लीट करते हैं, क्योंकि ज़्यादा आज नहीं हो पाएगी। तो इससे ज़्यादा अपन जो नेक्स्ट क्लास में है वो कर लेंगे। आज के लिए अपना वीडियो जो है वो यहीं समाप्त होने वाला है। ज़्यादा से ज़्यादा जो भी स्टूडेंट खासतौर से जो प्लीज़ अपन ये बात करें लिपिड से रिलेटेड, शायद आई थिंक कोई इंपॉर्टेंट जो फैक्ट हो जो आपको ऐसे लगे कि हमें ये टॉपिक छूट गया है, या फिर आपको लगे इस टॉपिक में क्वेश्चन आए हुए हैं, तो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बता सकते हो कि सर इस चीज़ से रिलेटेड हमें थोड़ा सा बताओ। तो हो सकता है नेक्स्ट क्लास में आपके रिलेटेड वो जो टॉपिक है वो अगली क्लास में मिल जाए आपको। ठीक है, तो मैंने जो कम्युनिटी है उसके ऊपर जो कालीबंगा है उसका एक लिंक डाला है, तो वहाँ पर जाकर आप देख सकते हो कालीबंगा से रिलेटेड जो भी टर्म्स है मैंने आपको उसमें दिखाई है फोटोज, वो देख सकते हो। थैंक यू फ्रेंड्स।